मुझे पैसा दो कहने का मतलब कि ये एनएमसी रजिस्ट्रेशन करना है। 4 बजे के बाद 4 बजे से क्लास लेने जाना है। सो लाइफ बिजी है और बिजी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। काफ़ी जीने में मज़ा आता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो मेजर टॉपिक बताते हैं। सबसे पहले मैं उन लोग को थैंक्स करूँगा जो कि मेरे नीड में और उनका काम होने के बाद भी मुझे हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी बात करने का मतलब कि ये फ्रॉड किस तरह से किया जा सकता है वो लोग को आपको सचेत करने वाला हूँ। और तीसरे पॉइंट में ये करने वाला हूँ कि आपको अब आने वाले दिन में कहाँ से हेल्प मिल सकता है और किसको आपको फ़ॉलो करना है। और मेरे जो थ्रू में मेरे पास जो आइडिया है उसको शेयर करूँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि जो भी बच्चे अपना मेरे थ्रू एडमिशन लिए हैं, यहाँ पर नेपाल में ऑलमोस्ट मैंने 50 बच्चे का एडमिशन कराया है नेपाल में। तो उनके हिसाब से मैंने आप लोग से बताए थे, पोस्ट भी मैंने की है कम्युनिटी पोस्ट में कि कितने बच्चे मेरे पास आए और कितने का मैंने एडमिशन कराए। तो 50 में से बहुत सारे बच्चे ने मुझे हेल्प आउट किए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिसने भी मुझे हेल्प की है उनके काम होने के बाद भी। उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कहने का मतलब कि हेल्प करने से पीछे हट रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि मेरा जो भी आपसे रिक्वेस्ट था हेल्प के लिए उसमें कोई भी कंपल्सरी नहीं है आपको करना है। नहीं भी करेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल खुश हूँ और आने वाले दिन में अगर आपको कोई भी ज़रा-सा भी कुछ भी के डिफ़िकल्टियाँ हो, कोई भी प्लेस में मेरा अगर नीड आपको लग रहा है तो आप मुझे रिमेंबर कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि ये देख सकते हैं कि ये वीडियो मैं कल ही आने वाला था लेकिन मैं नहीं लेकर आ पाया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और आज ही एग्ज़ाम देकर आया था और एक मेरा 12 बजे के करीब में एग्ज़ाम खत्म हुआ है और मैंने रूम पर आया। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा-सा खाना-वाना खाकर रेस्ट कर रहे थे, सो गए थे। तो उसी वक़्त फ़ोन आ रहा था बच्चे को, मैंने रिसीव नहीं कर पाया लेकिन जैसे ही मैंने वेकअप हुआ हूँ थोड़ा देर पहले और मैंने उनका फ़ोन रिसीव किया, बात किया। ये बहुत सारे इंडियन कंसल्टेंट है या मैंने एक ही बच्चे से कंप्लेंट नहीं सुन रहा हूँ, बहुत सारे से सुन रहा हूँ कि अभी भी इंडियन जो कंसल्टेंट्स हैं बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज में यहाँ पर एडमिशन दिलाए हैं बच्चे के। तो उन लोग का कहना है कि मुझे पैसा दो कहने का मतलब कि ये एनएमसी रजिस्ट्रेशन कराना है। एनएमसी कहने का मतलब नेशनल मेडिकल काउंसिल जो नेपाल के उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। और पैसा थोड़ा मोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा पैसा है। 1.25 लाख आईसी है, इंडियन करेंसी में है, माँग रहे हैं। तो उन लोग मुझसे क्वेरी आउट कर रहे हैं कि इतना पैसा लगता है क्या एनएमसी रजिस्ट्रेशन कराने में और मुझे अपने कंसल्टेंट को देना होगा कि नहीं देना होगा। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें कि जो आपको अपना कंसल्टेंट का देना होगा कि नहीं देना होगा, तो ये हम बोल सकते हैं कि आप अपने कंसल्टेंट को इतना पैसा क्यों देंगे? जबकि एनएमसी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सिर्फ 17,000 नेपाली करेंसी में लगता है मैक्सिमम में। और वो कब कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, वो कॉलेज आपको नोटिस देगा तभी आपको कराना है। कॉलेज आपको बताएगा कि अब आपको एनएमसी रजिस्ट्रेशन कराना है। वो बहुत सारे कॉलेजेस में कॉलेज ही आपको कर देगा एनएमसी रजिस्ट्रेशन। तो कंसल्टेंट का काम क्या हो गया इसमें कि जो आपसे उतना पैसा माँग रहा है? हाँ, लेकिन अगर आप कंसल्टेंट से ये कहे थे कि ये मेरा एडमिशन होने के बाद आपको इतना अमाउंट देना है, जो कंसल्टेंसी सर्विस चार्ज होता है, तो वो तो फिर आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कंसल्टेंट अपना सर्विस चार्ज ले लिया है, फिर भी एक्स्ट्रा माँग रहा है डिफरेंट हेडिंग्स पर, तो आप बिल्कुल उससे सावधान रहें और मैं बिल्कुल कहूँगा कि उस तरह की कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखें, जो भी आप सर्विस आपके बीच में डील हुआ था, वो सर्विस उनको दें क्योंकि दे आर वर्किंग फॉर मनी एंड दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विस फॉर मनी, नॉट फॉर योर थैंक यू सर। इट्स बिसाइड द मनी। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग को कंसल्टेंसी के बीच में कोई डील हुआ है तो वो अमाउंट दें, आप उनसे सेटल करें बात। अगर नहीं हुआ है आपका और अगर पैसा दे भी दिए हैं तो भी माँग रहा है, तो फिर ये 1.25 लाख का कोई ज़रूरत नहीं है। और कंसल्टेंसी सबसे भी अग्रह है या जो भी इस फील्ड में इन्वॉल्व्ड है, जो भी गाइडेंस कर रहे हैं, देखिए दे आर द फ्यूचर डॉक्टर्स और उन लोग को इतना मिसगाइड करेंगे तो आने वाले दिन में वो लोग भी एक डॉक्टर बनेंगे, तो वो लोग भी मिसगाइड करेंगे आपको या जिनको जो उनका पेशेंट होगा उनको पैसा के लिए। तो सो पैसा के लिए इतना पॉसेसिव नहीं होइए कि ये आपको मिसगाइड
दूसरे को करना पड़े। हाँ, ऑथेंटिक हेडिंग फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देकर आप पैसा लीजिए उनसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ पर बताया दोस्तों, सबसे पहले मैं लास्ट ईयर जो भी बच्चे का बंदे का एडमिशन कराया हूँ, उनसे एक क्षमा माँगना चाहूँगा। उस इसलिए कि जब मैं जो भी हॉस्टल का इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर दिया था यहाँ पर बच्चे को, हॉस्टल उसमें से थोड़ा-थोड़ा कहीं-कहीं मिस्टेक हो गया था। सिर्फ़ हॉस्टल के इन्फॉर्मेशन में, ना कि एकेडमिक सेशन के वगैरह में, क्योंकि हॉस्टल में मैं एनरोल नहीं था और हॉस्टल जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता था हॉस्टल के रिगार्डिंग लास्ट ईयर, तो वो हॉस्टल के इन्फॉर्मेशन से मैं अपने दोस्त जो कि यहाँ पर डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में मेरा पढ़ रहे हैं, उनसे या जो भी नेपलीज स्टूडेंट्स हैं जिसे मैं जानता हूँ, उनसे मैं लेता था इन्फॉर्मेशन कि हॉस्टल कैसा है, क्या फैसिलिटी है, क्या नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए एकोमोडेशन के हिसाब से, मीन्स हॉस्टल, फूड एंड लॉजिंग के हिसाब से, तो ये जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं और नेपलीज स्टूडेंट्स हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं। तो लास्ट ईयर के हिसाब से मैं नेपलीज के अपने दोस्त वगैरह के हिसाब से मैं हॉस्टल रिकमेंड करता था, कैसा है, क्या है। तो उसमें जब इंडियन सब वहाँ पर इनरोल हुआ, जो भी इंडियन नेशनैलिटी का स्टूडेंट है वो सब इनरोल हुआ, तो वो लोग हमें इन्फॉर्मेशन दिए कि देखिए आप जो हॉस्टल बता रहे हैं उसमें से थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट हो रहा है। तो फिर मैंने इस साल सोचा कि मैं जो भी हॉस्टल की रिकमेंडेशन करूँगा, जिस भी बेसिस पर, उस पर करने का मतलब कि इंडियन स्टूडेंट्स की कंसिडरेशन पर रहेगा, इंडियन स्टूडेंट से बात कर करूँगा। तो सबसे पहले मैंने इंडियन स्टूडेंट से तो बात कर चुका हूँ और इसमें मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, जहाँ हॉस्टल कंपल्सरी है, जिस भी कॉलेज में आपको हॉस्टल कंपल्सरी है उसमें तो आपको रहना पड़ ही गया, उसी में रहना पड़ेगा। जो भी 1 इंडियन है, 2 इंडियन है, 5 इंडियन है, 10 इंडियन है, आपको हॉस्टल में कंपल्सरी रहना हो गया। लेकिन जहाँ पर हॉस्टल कंपल्सरी नहीं है, वहाँ पर आपको हॉस्टल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने अकोमोडेशन के हिसाब से, आपको अच्छा लगे हॉस्टल की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप वहाँ पर रहिए। अगर नहीं लगे अच्छा, तो आप बाहर भी रह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर KUSMS काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के लेते हैं, तो वहाँ का देखिए एकेडमिक सेशन इज़ वेरी गुड, उसमें नो डाउट। लेकिन वहाँ पर अगर हॉस्टल की हम लोग बात किया जाए हॉस्टल, तो वहाँ पर हॉस्टल के मतलब कि उतना अच्छा नहीं है। तो मैं फाइनली ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी लास्ट ईयर 17 स्टूडेंट्स का उसमें एडमिशन कराए हैं, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 17 है, तो वहाँ पर इंडियन सारे जो आउटसाइड हॉस्पिटल एरिया है, वहाँ पर अलग से प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं या फ्लैट वगैरह लेकर रहते हैं, पीजी टाइप का, और मेस में खाना खाते हैं। तो उस तरह आप लोग भी कर सकते हैं। तो रहा हॉस्टल अगर कंपल्सरी है तो फिर आपको उसी में रहना पड़ेगा। हॉस्टल ऑप्शनल है तो आप अपने हिसाब से हॉस्टल में रहे। और रहा बुक के बारे में, बुक स्टडी मटेरियल्स के बारे में फॉरेन के लिए, तो बुक एंड स्टडी मटेरियल्स जो है, तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे बुक की कॉस्टिंग की या स्टडी मटेरियल की कॉस्टिंग की, तो अगर देखा जाए तो जो भी बुक है आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, वो ऑलमोस्ट 100% ले सकते हैं कि जो सारे बुक इंडियन राइटर का है, इंडियन ऑथर का है, तो वो बुक आपको ऑब्वियसली आपको इंडिया में सस्ता मिल सकता है और हायर डिस्काउंट रेट में मिल सकता है। तो आप इंडिया से कोशिश करें, जो भी कंपल्सरी बुक है, रेफरेंस बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बाद में अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ा, रेफरेंस बुक रखने की मन किया पर्सनल में, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अभी के फिलहाल के टाइम में आप सिर्फ कंपल्सरी बुक ले सकते हैं, कंपल्सरी बुक वहाँ से कैरी आउट कर सकते हैं। बुक पर मैंने वीडियो भी बना दिया हूँ, MBBS बुक्स फॉर MBBS कहकर प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च आउट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको बुक को लिस्ट एंड प्लस उसके पर थोड़ा जो एक दो वीडियो है वो सेंड कर सकता हूँ, वहाँ पर देख सकते हैं। एक और अल्टरनेटिव बता दें दोस्तों कि बुक पर मैंने स्टूडेंट से बात किया, तो कौन सा बुक राइटर का डिफरेंट होता है। जैसे कि फार्माकोलॉजी में KD त्रिपाठी है और बहुत सारा राइटर सब है वहाँ पर। तो स्टूडेंट से बात करते वक्त ये लगा कि जो यहाँ पर राइटर भी कंपल्सरी नहीं है, आपको यही राइटर पढ़ना है।
तो आप यूट्यूब पर बुक का रिव्यू देख के और जो भी राइटर आपका मन करे दूसरे सर्च कर वो वहाँ पर, और जो भी राइटर का आपको मन करे पढ़ने में आपको आसानी जैसा लगे उसके रिव्यू से, तो वो बुक आपको वो राइटर का बुक ले सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टूडेंट से सलाह करते वक्त उन्होंने यही रिकमेंड किया कि मैंने लास्ट ईयर अपना जो बुक सिलेक्शन किया था यूट्यूब पर रिव्यू वगैरह देख कर किया था, और एक्चुअली वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा। तो सो आप भी उस तरह से कर सकते हैं। और ऐसे भी तो मैं आपको बता ही देगा कि कौन-कौन चीज़ लेना है। और थर्ड आता है जैसे कि ये बुक हो गई स्टडी मटेरियल्स में, आपको जो भी नोट बुक होगा वो सारी चीज़ आप वहाँ से कैरी आउट कर सकते हैं। अब रहा कि कहने का मतलब कि हॉस्टल में रहने के बाद बहुत सारा चीज़ होते हैं जो पर्सनल यूज़ में आते हैं। तो वो सारी चीज़ आपको हो सकता है तो आप इंडिया से भी कैरी आउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मस्ट ऑफ द चीज़ेज़ जो यहाँ पर है वो इंडिया से इम्पोर्ट होता है, नेपाल इम्पोर्ट करता है, जिस पर थोड़ा आपको यहाँ पर 30% की टैक्स बढ़ जाता है नेपाल गवर्नमेंट का। और वो चीज़ जो गुड्स है वो आपको यहाँ पर थोड़ा स्लाइटली महँगा पड़ेगा। तो कोशिश कर सकते हैं आप ये भी कीजिए, जो भी आप एक्सेसिबल है, जो चीज़ आप लेकर आ सकते हैं वो सारी चीज़ लेकर आ सकते हैं यहाँ पर पर्सनल यूज़ में भी। नोट वगैरह, बुक सब वही, पेंसिल, लेजर कटर, जो भी चीज़ें आपको लगेगा वो सारी चीज़ हैंडल करिए कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो थोड़ा चीज़ें एक्सपेंसिव भी मिले लेकिन मैं कैरी आउट नहीं कर सकता हूँ, सारी चीज़ नहीं लेकर आ सकता हूँ, तो आप नेपाल में भी इज़िली बाय कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं, सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। तो दोस्तों ये रहा। एक स्टूडेंट से बोलिए अब दोस्ती जैसा हो गए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा एज और उनका एज एक सेम ही है, क्योंकि मेरा सारे दोस्त भी अभी एमबीबीएस सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में है। कोई फोर्थ में है, कोई सेकंड में है, कोई थर्ड में है। तो इस तरह से तो वो भी अब थर्ड में जाएंगे, तो वो तो मेरा दोस्ती के करीब हो गए, लेकिन एज ए स्टूडेंट बोला जाता है। तो स्टूडेंट से बात किया तो उन्होंने बोला कि मैंने सोचा कि आप आते वक्त क्या क्या चीज़ें लेकर आए थे। तो उन्होंने बताया कि देखिए भैया, आपने जो गाइड किया था वो सारी चीज़ तो मेरे पास था, और प्लस मैंने कॉलेज की मैम से एसोसिएटेड थी। तो कॉलेज की मैम ने यहाँ पर बोला कि ये ठंड में काठमांडू में रियली में ठंड में थोड़ा ठंड पड़ता है, तो मैं घर से थोड़ा सिरप वगैरह लेकर आए थे। लेकिन अभी गर्मी के मौसम है, क्लास स्टार्ट कब होगा उसका अभी नोटिस नहीं आया है। जब नोटिस आएगा तो मैं अपडेट करूँगा आपको क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाला है। तो उस वक्त आप मौसम के हिसाब से, कि आपके लोकेशन के हिसाब से, अगर नेपालगंज में आपका कॉलेज है, नेपालगंज मेडिकल कॉलेज, तो आपको तो कोई उतना मोटा सिरप वोरक लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं। बहरावा में है तो कोई भी जरूरत नहीं है। नेशनल मेडिकल कॉलेज बिरगंज में है तो कोई भी जरूरत नहीं है। लुम्बिनी में, पाल्पा में है तो कोई भी जरूरत नहीं है। अगर बॉर्डर साइड के कॉलेजेस में देखा जाए तो ऑलमोस्ट में गर्मी पड़ता है, इंडिया सिमिलर वेदर है इंडिया की तरह। लेकिन अगर आप काठमांडू में ट्रैवल करते हैं तो काठमांडू के लिए आपको थोड़ा ठंड के हिसाब से अपना लॉगेज को रखना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने मतलब कि सारी चीज़ कवर करने की कोशिश किया। जाते एक नेप्लिस के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस देता हूँ कि दोस्तों आज 21 हो गई है, 22 तक आपको इंडियन 22 तक स्कॉलरशिप होल्डर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए एडमिशन है। और 22 के बाद कुछ दिन के लिए एक या 2 दिन का गैप हो सकता है, जो कि रिमेनिंग सीट है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। हो सकता है जो रिमेनिंग सीट जो बचेगा फिर से एक स्कॉलरशिप के लिए सेकेंड राउंड की आ सकता है, फर्स्ट है, सेकेंड प्री नॉमिनेशन आ सके, उसके बाद उसके लिए एडमिशन। तो अगर हम लोग देखा जाए कि एग्जैक्ट कब आएगा जो पेइंग का सीट है, तो वो आपको मेरे ख्याल से 22 को खत्म है, 25 के आ जाना चाहिए। अगर 25 को नहीं आ रहा है तो वो डेट एक्सटेंड होकर आपको 1 को जा सकता है, क्योंकि अगर फिर से सेकेंड प्री नॉमिनेशन स्कॉलरशिप का निकल गई तो सेकेंड को हमारा वो जो 4 महीने 1 गते के करीब में पेइंग का लिस्ट जा सकता है। तो फाइनली मैंने ये सारी चीज़ नोटिस को इंक्लूड करने की कोशिश किया, और मैंने जो भी ट्राई कर रहा हूँ अच्छा बनाने के लिए आप लोग का बहुत सारा हेल्प है। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, और कहने को मतलब कि वो बयान नहीं किया जा सकता है आपको, जैसे कि वो बयान करने में थोड़ा ऐसा लगता है कि क्रिएटिव है, अपने से जोड़ ला कर बताते हैं। वो जो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है वो अंदर ही करीब मतलब कि अलग सी खुशी देता है अंदर से। और आने वाले दिन में मैं ज़रूर एफर्ट लगाऊंगा कि कुछ अच्छा करें, और आप लोग जो फाइनेंशियल में भी मुझे हेल्प कर रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। और जो बैकग्राउंड वगैरह है मैंने अपडेट करने की सारी चीज़ों की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग का सपोर्ट इस साल वो सारे को चेंज करा दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मेरा एग्जाम है 7 डेज बाद प्रैक्टिकल, तो बीच में कुछ थोड़ा बहुत कमी आएगा अपडेट सब। और अभी 4 बजे के बाद 4 बजे से क्लास लेकर जाना है।
लाइफ बिजी है और बिजी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, काफ़ी जीने में मज़ा आता है। ओके, टेक केयर, सी यू सून।